हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुक्ता है। द केसरी नंदन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूनिट 2 का सिलेबस कवर करेंगे, जिसमें जनरल एक्सेप्शंस आते हैं और इसका टॉपिक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, सुपीरियर ऑर्डर, एक्शन इन पर्सन्स ऑफ अ लीगल ऑब्लिगेशन, एक्सीडेंट, यंग एज, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, ट्रिफलिंग एक्ट्स एंड कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। इस टॉपिक को हम सेक्शन 14 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 14 से ये टॉपिक शुरू हो जाता है हमारा। सेक्शन 14 कहता है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। सेक्शन 14 ये कहता है कि कुछ भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया जाता है और मिस्टेक ऑफ लॉ में नहीं किया जाता, लेकिन गुड फेथ में किया जाता है और उसको करने वाला अपने आप को लॉ से बाउंड मानता है। वो ये मानता है कि वो ऐसा एक्ट करने के लिए लॉ द्वारा बाउंड है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यानी कि तथ्यों की भूल में करता है, विधि की भूल में नहीं करता और गुड फेथ में करता है, तो उसके द्वारा किया गया एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। यहाँ पर उसको डिफेंस मिलेगा। इसमें एक मैक्सिम आती है, इग्नोरेंशिया फैक्टी एग्जीक्यूसेट, इग्नोरेंशिया लेगिस नेमिनम। ठीक है, ये इट इज़ वेल नोन मैक्सिम ऑफ क्रिमिनल लॉ। ये एक बहुत जानी मानी मैगजीन है क्रिमिनल लॉ में। इट मीन्स इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इस मैगजीन का मतलब होता है कि जो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है इज एन एक्सक्यूजेबल, यानी कि आप अगर आपको तथ्यों की भूल है, आप किसी एक्ट के फैक्ट्स को नहीं जानते, मतलब आपने फैक्ट्स की अनजाने में किसी एक्ट को कर दिया, तो वो एक्सक्यूजेबल है, यानी कि माफ़ी के योग्य, क्षमा योग्य है। बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। लेकिन कहीं पर आपने विधि की भूल में कोई काम कर दिया है तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं है, वो क्षमा योग्य नहीं है। द मैक्सिम इग्नोरेंशिया फैक्टी एग्जीक्यूसेट मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, फॉलोज द डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया। इग्नोरेंशिया फैक्टी एग्जीक्यूटेड जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया को फॉलो करती है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट केस चलता है शेराज वर्सेस डिरूजन 1895। A statute prohibited a licensed dealer of a liquor from supplying liquor to police constable। एक लिकर का डीलर था, शराब बेचने वाला था और उसको मतलब लाइसेंस था उसके पास, लेकिन उसको क्या मना था कि आप पुलिस कांस्टेबल को शराब नहीं बेचेंगे। अगर कोई पुलिस ऑन ड्यूटी है तो आप उसको शराब नहीं बेचेंगे। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो पुलिस कांस्टेबल है वो ऑन ड्यूटी होता है और डीलर को क्या लगता है कि उसने जो कांस्टेबल को लिकर सप्लाई किया है वो बोनाफाइडली किया है और उसको ये लगता था कि वो ऑफ ड्यूटी है, तो ही वॉज हेल्ड टू हैव कमिटेड नो ऑफेंस। यानी कि शराब का जो डीलर था उसने जब पुलिस कांस्टेबल को शराब दी तो उसको ये लगा ये कांस्टेबल ऑफ ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी नहीं है। ऑन ड्यूटी शराब देना ऑफेंस है, ऑफ ड्यूटी शराब देना ऑफेंस नहीं है। तो ये उसने बोनाफाइडली एक्ट किया था और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यानी कि तथ्य की भूल में किया था, तो यहाँ पर उसका एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसमें आगे सेक्शन 17 आता है, एक्ट डन बाय अ पर्सन इज जस्टिफाइड or by mistake of fact believing himself justified by law. Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact, not by reason of mistake of law, in good faith believes himself to be justified by law in doing it। लास्ट सेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि बाउंड बाय लॉ है वो, उसको ये लगता है, उसको ये बिलीव है कि वो ऐसा एक्ट करने के लिए बाउंड है। लेकिन इसमें सेक्शन 17 में क्या है, इसमें वो ये बिलीव करता है कि वो ऐसा एक्ट करने के लिए जस्टिफाई है बाय लॉ। उसका जो एक्ट है वो न्याय संगत है। ठीक है,
और उसका एक्ट गुड फेथ में होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ यानी कि विधि की भूल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका एक्ट तथ्यों की भूल में है और गुड फेथ में है और उसको ऐसा लगता है कि वो ऐसा करने के लिए न्याय जस्टिफाइड बाय लॉ है, बाउंड है, जस्टिफाइड है, तो उसका एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। Under section 14 there is legal compulsion and under section 17 there is legal justification. section 14 में legal compulsion है और section 17 में legal justification है। सेक्शन 15 कहता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि कोई जज किसी एक्ट को जुडिशियली कर रहा है, जब वो एज अ जज अपना एक्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसका एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर। उसको जज रहते हुए कोई जो पावर मिली हुई है वो अपनी पावर को यूज करते हुए कोई एक्ट कर रहा है विच इज और गुड फेथ में कर रहा है और उसको ये पावर लॉ से मिली हुई है, तो उसका एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। नोट सेक्शन 15 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। सेक्शन 15 जजेस को प्रोटेक्शन देता है। दिस सेक्शन अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू अ जज इन दिस केस इन विच ही प्रोसीड्स इरेगुलरली इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर गिवन टू हिम बाय लॉ एंड हैज no lawful powers. The exemption under this section is in respect of the criminal proceedings. ये exemption सिर्फ criminal proceedings में applicable होती है। Section 16 next section है act done pursuant to the judgment or order of a court. Nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court, if done while such judgment or order remains in force, is an offense. Notwithstanding, the court may have had no jurisdiction to pass a judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction. इसमें हैंगमैन गेट्स प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 16। इसमें ये कहा गया है कि कोई पर्सन किसी एक्ट को किसी कोर्ट के जजमेंट के थ्रू करता है, उसको ऐसा करने के लिए कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है या कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर आया हुआ है, जैसे किसी से घर खाली कराना है, कोर्ट का ऑर्डर आया है कि नहीं ये घर इनसे खाली कराकर किसी और को देना है, तो यहाँ पर जो पुलिस या जो भी पर्सन जिसे कोर्ट ने ऑथोराइज किया है वो अगर घर खाली करवाते हैं, किसी को घर से निकालते हैं, तो वो कोई ऑफेंस नहीं कर रहे हैं, वो जो कोर्ट का जजमेंट है या कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो कर रहे हैं। सेम इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये चलता है कि जो हैंगमैन होता है यानी कि जो जल्लाद होता है, जब वो किसी को फांसी पर लटकाता है तो वो मर्डर के लिए क्यों लायबल नहीं होता, क्योंकि वो कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, कोर्ट के जजमेंट को फॉलो कर रहा है। Section 18 accident in doing a lawful act. Nothing is an offense which is done by accident or misfortune without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in lawful manner by lawful means with proper care and caution. इसमें ये कहा गया है कि कोई आपका एक्ट जो आपसे एक्सीडेंटली हुआ या मिसफॉर्चुनेटली हुआ है, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के हुआ है और आप कोई लॉफुल एक्ट कर रहे थे, आपसे तब हुआ है वो एक्ट, लॉफुल मैनर में कर रहे थे, लॉफुल मीन्स से कर रहे थे, विद प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ कर रहे थे, तो आपका जो एक्ट होगा वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका इलस्ट्रेशन है, ए इज एट वर्क विद अ हैचे, the head flies off and kills a man who is standing by. Here there was no want of proper caution on the part of A. His act is excusable and not an offense. इसमें ये कहा गया है कि ए जो है वो कुल्हाड़ी से अपना काम कर रहा था और प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ कर रहा था, ठीक है। जितनी उस चीज़ को उस काम को करने के लिए जितनी सावधानी की ज़रूरत थी, जितनी सतर्कता की ज़रूरत थी, वो उन सबको ध्यान में रखते हुए उस एक्ट को कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी जो कुल्हाड़ी का अपर पार्ट जो होता है, वो जो हेड होता है वो निकल जाता है और किसी आदमी के सर पे लगता है और जिससे उसकी डेथ हो जाती है या उसको इंजरी हो जाती है, तो यहाँ पर ए जो है वो लायबल नहीं होगा क्योंकि ये एक्सीडेंटली और मिसफॉर्चुनेटली हुआ है। अंडर सेक्शन 18 उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। नेक्स्ट इसमें जोगेश्वर वर्सेस एम्परर AIR 1924।
The accused was beating a person with his fist when the latest wife with a 2-month-old child on her shoulder interfered. The accused hit the woman, but the blow struck the child on the head. The baby died. इसमें ये बोला गया कि दो आदमियों की लड़ाई हो गई थी। दो पर्सन थे, वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, उनमें मार पिटाई चल रही थी। उसमें क्या होता है, उसमें से एक की जो वाइफ आती है वो उनका बीच बचाव करने के लिए आती है, लेकिन उसकी गोद में उसका बच्चा होता है। तो उसमें से वो जिसकी वाइफ होती है उसका जो मुक्का यानी कि उसका पंच जो है वो उस बच्चे के सर पे लग जाता है, जिससे उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो वो पर्सन है वो उस बच्चे की डेथ के लिए लायबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो कोई लॉफुल एक्ट नहीं कर रहा था। उससे ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ, वो जो एक्ट कर रहा था वो लॉफुल नहीं था, लॉफुल मैनर में नहीं था और प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ नहीं था। इस वजह से उसका जो पंच था उस बच्चे के लग गया और उसकी डेथ कॉज हो गई, इसलिए वो उस बच्चे की डेथ के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट केस है इसमें शाकिर खान वर्सेस क्राउन। AIR 1931, Lahore 54. A big party consisting some 100 men went out for shooting pigs. A boar rushed towards the accused. The accused, who fired at him, but he missed the boar and the shot struck the leg of the member of the party. It was held that the death was caused by accident and was not the result of the rash and negligent shooting. इसमें ये बोला गया कि कुछ सम 100 मैन मतलब काफ़ी सारे लोग थे, वो एक पार्टी में गए और उसमें मिले, वो आपस में फ्रेंड्स थे और वो पिग्स की शूटिंग करने के लिए यानी कि पिग्स का शिकार करने के लिए जाते हैं। उसमें क्या होता है, एक पिग जो है वो एक पर्सन की तरफ भाग रहा होता है, मतलब जैसे 10 फ्रेंड्स हैं और वो जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। उसमें से एक जंगली जानवर या जो जंगली पिग है वो एक फ्रेंड के पीछे भाग रहा होता है, तो उसका फ्रेंड उसको बचाने के लिए क्या करता है, फायरिंग कर देता है। अब वो फायरिंग वो जो गोली होती है वो पिग को लगने की बजाय उसे बचाने के लिए वो क्या होता है कि उसके फ्रेंड के पैर में लग जाती है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो उसका एक्ट था वो एक्सीडेंटली था, मिसफॉर्चुनेटली था, वो अपने फ्रेंड को बचाना चाहता था। इस वजह से उसने गोली चलाई पिग को शूट करने के लिए, लेकिन वो उसके फ्रेंड को लग गई। तो जो उसका एक्ट है वो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट नहीं है, मतलब कि लापरवाही से किया गया एक्ट नहीं है या नेग्लिजेंट नहीं है, वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए कर रहा था, तो उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगी। सेक्शन 19 कहता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म but done without criminal intention and to prevent other harm. Doctrine of necessity. Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm टू पर्सन और प्रॉपर्टी। इसमें ये बोला गया कि किसी पर्सन को बचाने के लिए किसी पर्सन को बड़े खतरे से या बड़ी इंजरी से बचाने के लिए अगर हम उसको छोटी मोटी इंजरी पहुंचा देते हैं तो वो सेक्शन 19 में हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि उसको उस बड़े खतरे से बचाने के लिए हमें वो छोटी इंजरी देनी ज़रूरी थी। वहाँ पर नेसेसरी था कि हम उसको छोटा हार्म करें जिससे कि उसे बड़े हार्म से बचाया जा सके। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी भी कहते हैं, आवश्यकता का सिद्धांत। और यहाँ पर सेक्शन 19 में प्रोटेक्शन मिलता है। ये इसमें एक केस है माउस केस 1608 का। अ बार्जमैन थ्रू द गुड्स ऑफ द प्लेंटिफ्स आउट ऑफ अ बार्ज इन ऑर्डर टू लाइटन द बार्ज it in a storm and for the safety of the passengers. It was held that not only the bargeman but any passenger would be justified in taking such action for the सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर। इस केस में क्या होता है, इसमें ये होता है कि बहुत सारे लोगों और बहुत सारे सामान से भरा हुआ एक शिप जा रहा होता है, लेकिन उसमें जो शिपमैन होता है उसको ये लगता है कि कुछ टाइम बाद मेरा शिप डूब जाएगा हैवी वेट होने की वजह से। तो वो क्या करता है, उसमें जो लगेज है वो किसी और पर्सन का है, वो भी उसी की लायबिलिटी है कि उस लगेज को सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंचा देना। तो वो लोगों की जान बचाने के लिए क्या करता है, उसमें जो उसके पैसेंजर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लगेज उसका जो गुड्स उसने कैरी किया हुआ था शिप में वो उन सबको पानी में फेंक देता है। इसमें क्या होता है कि पैसेंजर्स की जान तो बच जाती है, लेकिन जो वो गुड्स होता है वो उसका नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर उसने पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए लोगों की जान बचाना सामान से ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर उसको सेक्शन 19 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा।
नेक्स्ट केस है इसमें धैयादाजी केस 1868. द अक्यूज प्लेस्ड पॉइजन इन अ टॉडी पॉट with the intention of detecting a thief in the habit of stealing toddy from the pots. The toddy was drunk by and caused injury to some soldiers who purchased it from an unknown vendor and were injured. It was held that the accused was guilty for causing hurts by means of poison, and there was no such necessity of detecting the thief as would justify the taking risk of causing injury. इसमें ये बोला गया कि एक पर्सन होता है, इसमें जो अक्यूज है वो टॉडी पोट से मतलब चोरी हो रही थी, तो वो उसमें क्या करता है कि थीफ को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन चोर है, तो वो उसमें पॉइजन मिला देता है। उस पॉइजन से क्या होता है, कुछ सोल्जर्स जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अक्यूज को इस बात का प्रोटेक्शन नहीं मिला, क्योंकि उसका जो एक्ट था वो ऐसा उसमें एक नेसेसिटी नहीं दिखाई दे रही थी। उसमें ये दिखाई नहीं दे रहा था कि चोर को पकड़ने के लिए आप टॉडी पॉट में पॉइजन मिला देते हैं, जिससे जो इसकी वजह से किसी और को भी इंजरी हो गई, जिन्होंने जो सम सोल्जर्स थे जिन्होंने उस वेंडर से वो परचेज किया था, उनको भी इंजरी हो गई है। तो चोर को पकड़ने का ये पॉइजन मिला के मिलाकर टॉडी पॉट में पॉइजन मिला देना जो है, ये एक सही तरीका नहीं था। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, आप कुछ और तरीके से भी चोर को पकड़ सकते थे। तो यहाँ पर उसको सेक्शन 19 का जो है प्रोटेक्शन वो नहीं मिला। सेक्शन 19 डज नॉट फॉलो डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेक्शन 19 जो होता है वो आपको ये नहीं, इस रूल को नहीं फॉलो करता कि आप खुद को बचा लें। आप खुद को बचा लें लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचा दें। इसमें नेक्स्ट केस आता है आर वर्सेस डूडली एंड स्टीफन। इन दिस केस द कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। 3 adults, namely Stephen, Dudley and Brooks, and a boy Parker, were cast away in a storm on the high sea and were compelled to sail into an open boat. After sailing for a few days, they had no food or water in the boat. After 18 days, Dudley suggested to Brooks to sacrifice the boy. Brooks disagreed. On 20th day, Dudley, with the consent of Stephen but not of Brooks, killed Parker, but all 3 fed upon. The boy was in a weaker condition and likely to die earlier than them. If the sailors could not have fed upon the boy, they would not have survived, and there was no chance of saving life except by killing someone for other to eat. It was held that there was no such necessity as could justify the accused killing in the boy, and therefore they were guilty of murder, and also had that no man has right to take another's life to preserve his own, and there is no necessity that justify homicide committed in self defense or relates to public justice or safety. इस केस में ये बोला गया था कि इसमें कितने लोग थे, 3 अडल्ट थे, स्टीफन, डूडली, ब्रूक्स, और एक छोटा लड़का था जिसका नाम था पार्कर। अब ये एक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं। ये एक शिप में होते हैं और ये एक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं। अब इनके पास ना तो खाना होता है ना पानी होता है, तो ये भूख प्यास से मर रहे होते हैं। अब इसमें जो डूडली है वो ब्रुक्स को ये सजेस्ट करता है कि ये जो लड़का है पार्कर, हम इसको मार के खा जाते हैं, जिससे हम कुछ दिन सरवाइव कर जाएंगे। और वो जो लड़का पार्कर था वो हेल्थ में हल्का फुल्का सा था, उन लोगों के आगे मतलब कमज़ोर सा था, और उसकी कंडीशन देखकर ये लग रहा था कि वो स्टीफन, डूडली और ब्रुक्स से पहले ही मर जाएगा। तो इसमें डूडली ब्रुक्स के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि ये तो तब भी हमसे पहले ही मर जाएगा, तो क्यों ना इसको हम ही मार कर खा लें, जिससे कि हम लोग कुछ दिन सरवाइव कर जाएंगे और तब तक ये जो तूफान है हम इससे बच के भी निकल जाएं। तो यहाँ पर जो ब्रुक्स था वो डिसएग्रीड था, वो नहीं चाहता था कि ऐसा किया जाए, लेकिन फिर भी जब इतने दिन बीत गए तो उसकी भी कंसेंट लेकर इन तीनों ने मिलकर उस लड़के को मार के खा लिया। अब यहाँ पर ये कोर्ट में प्ली लेते हैं कि अगर हम उस लड़के को मारकर नहीं खाते तो हम मर जाते। तो इसमें ये बोला गया, कोर्ट ने ये कहा कि आपका किसी और की जान लेकर अपनी जान बचाना, आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अगर आपको यही लग रहा था कि हम सब मर जाएंगे तो आप अपनी कुर्बानी देते, आपने उस लड़के की कुर्बानी क्यों दी?
तो जो इन्होंने कोर्ट के सामने ये प्ली ली थी कि हम भूख और प्यास से मर रहे थे, इसलिए हमने उस लड़के की जान ले ली और उसको मारकर खा गए। तो इस प्ली को कोर्ट ने रिजेक्ट किया और उनको सेक्शन 19 का डिफेंस नहीं मिला और उन सबको होमिसाइड के लिए लायबल ठहराया गया। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।